Bismillahirrahmanirrahim. So it's the 10th lecture of chemical bonding and a very important part, second part of the very important thing of the chapter, that was hybridization. हमने लास्ट लेक्चर में हाइब्रिडाइजेशन यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल की मदद से 5 सिंपल शेप्स को एक्सप्लेन किया था, जिसमें हर पर्टिकुलर कैटेगरी कवर अप हो गई थी। अब हम 3 स्पेशल एग्जाम्पल और पढ़ रहे हैं, जो कि उन्हीं में से हैं जो हम पहली 5 पढ़ चुके हैं, उन्हीं की रिपीटिशन है। इसमें बस ख़ास बात यह है कि तीनों में कार्बन सेंट्रल एटम है, और हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस कार्बन कैन हैव डिफरेंट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि इनमें सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों का हिसाब किताब होगा। एक बात। दूसरी बात, पहली दफ़ा आप ऐसे मॉलिक्यूल से टैकल करेंगे जिसमें सेंट्रल एटम के 2 एटम होंगे। तो वो जो निशानी थी कि सेंट्रल एटम ऐसा एटम होता है जो मॉलिक्यूल में जिसका सिर्फ एक ही एटम हो, वो यहाँ थोड़ी सी अप्लाई नहीं होती है, और हम उस डेफिनेशन पर बहरहाल जाते हैं जो ज़्यादा मुनासिब थी, और वो थी जिसकी वैलेंसी सबसे ज़्यादा हो, वो एटम सेंट्रल एटम होता है। तो अब इस वक्त जो आपके सामने मॉलिक्यूल है वो है ईथेन। स्पेलिंग का ख्याल रखिएगा, क्योंकि अब जिन 3 स्ट्रक्चर्स को आपने पढ़ना है वो फार्मूले और नाम के एतबार से बहुत ही मिलते जुलते हैं। अगले साल जब आप ऑर्गेनिक पढ़ लेंगे तो ये सिमिलैरिटी या ये कन्फ्यूजन ज़रा भी मायने नहीं रखेगी, क्योंकि इन्हें इतनी तफसील से पढ़ा जाएगा कि आप हरगिज़ भी नहीं भूल पाएंगे कि एक ईथेन है जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, इसके बाद ईथीन होगा और फिर ईथाइन होगा, और तीनों के फॉर्मूले में थोड़ा थोड़ा फ़र्क होगा। तो इन सब में कार्बन के 2 एटम हैं, लेकिन साथ में हाइड्रोजन है, और अब हम सबको अच्छी तरह पता चल गया है कि हाइड्रोजन की तो वैलेंसी सिर्फ 1 है और कार्बन की 4 है, इसलिए लाजमी तौर पर इन तमाम केसेस में कार्बन इज़ आर सेंट्रल एटम। और अब देखना ये है कि व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंसेस वी गोना हैव इन दीज 3 स्ट्रक्चर्स। तो सबसे पहले उसी फॉर्मेट पर चलेंगे जिसमें हम ऑलरेडी 5 स्ट्रक्चर्स कर चुके हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर हमने ऑलरेडी हेडिंग में मेंशन तो कर दिया है, लेकिन अपने पैटर्न के हिसाब से भी सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला, और वो है C2H6। और इससे ही ये बात निकली कि चूँकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसलिए वो सेंट्रल एटम है। और मज़ेदार बात यह है कि इस मॉलिक्यूल के 2 सेंटर होंगे, क्योंकि इसमें 2 कार्बन है। तो दैट डजंट मेक एनी बिग डिफरेंस टू अस। बहरहाल ये जुमला हमेशा लिखते हैं तो अभी भी लिखेंगे कि शेप ऑफ ईथेन कैन बी explained in terms of hybridization in कार्बन। और फिर कार्बन ही हमारा सेंट्रल एटम होने की वजह से उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाएगी, और हम ये नहीं भूलेंगे कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट पर 1s2 2s2 2p6 होती है, जिसमें 2s2 2p6 कहाँ से होती है भाई, 2s2 2p2 होती है। और 2s2 2p2 वाला हिस्सा यानी कि सेकेंड ऑर्बिट वाला हिस्सा ये लास्ट ऑर्बिट है। और जब हम इसका बॉक्स बनाते हैं तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में टोटल 3 ऑर्बिटल होंगे, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक ऑर्बिटल खाली होगा, और हमें याद आ जाएगा कि ये थी ग्राउंड स्टेट। और हमें ये भी पता है कार्बन उन एलिमेंट्स में से है जिसकी ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट में फ़र्क होता है, और हमें उसकी एक्साइटेड स्टेट से ही उसकी बॉन्डिंग को समझाना है। तो अब एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, 2s में जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक 2p में जाएगा, और कॉन्फ़िगरेशन ओवरऑल बनेगी 1s2 2s1 2p3, यानी वो इलेक्ट्रॉन जो कि s में पेयर बनाए हुए था वो वहाँ से खाली p ऑर्बिटल में चला जाएगा। इस तरह अब लास्ट ऑर्बिट की सूरत हाल ये है कि 2s में 1 इलेक्ट्रॉन है, और 2p जो कि 3 ऑर्बिटल से मिलकर बनता है, px py pz, तीनों में एक इलेक्ट्रॉन आ गया। दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड एक्साइटेड कॉन्फ़िगरेशन, जिसे हम आगे हाइब्रिडाइजेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये हो गई एक्साइटेड स्टेट। अब इस एक्साइटेड स्टेट से ये तो पता चल गया कि कार्बन के कोई एटम में कोई भी ऑर्बिटल खाली नहीं है। अब सिर्फ ये देखना है कि वो जो चारों ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन है, यानी वो चारों बॉन्डिंग बनाकर अपने आप को पेयर्ड करेंगे, तो ये बॉन्डिंग सिग्मा होगी या पाई होगी।
इसका फ़ैसला कैसे करते थे? ये देखकर करते थे कि सेंट्रल एटम के साथ कितने एटम जुड़े हुए हैं। अब मसला ये है कि यहाँ सेंट्रल एटम एक नहीं 2 हैं और उनके साथ टोटल 6 हाइड्रोजन हैं। तो एक आसान सी बात ये होगी कि आप यूँ सोचेंगे यहाँ साइड पर कि दोनों कार्बन्स पर मिलाकर 6 हाइड्रोजन का मतलब है दोनों के साथ 3 हाइड्रोजन है। 3 इस कार्बन के साथ है और 3 इस कार्बन के साथ है, टोटल 6 हो गए। लेकिन साथ साथ हमें ये भी तो रियलाइज़ करना है ये 2 अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, ये आपस में भी तो जुड़ी हुई होंगी। तो अब इस हिसाब से अगर आप गौर करें तो मेरे पास 2 सेंट्रल कार्बन हैं, मैं उसमें से एक को फोकस करता हूँ, ये रेड से मैंने मार्क किया। ज़रा हिसाब लगाइए इस वाले कार्बन के साथ टोटल कितने एटम्स जुड़े हुए हैं। आप कहेंगे सर 3 तो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और चौथी तरफ से एक और कार्बन जुड़ा हुआ है। इस हिसाब से ये वाले कार्बन ने तो 4 बॉन्ड बना दिए चारों तरफ से, तो इसका मतलब है इसने 4 सिंगल बॉन्ड बनाए हैं और कोई पाई बॉन्ड नहीं है, जैसा कि आपको नज़र भी आ रहा है। तो इस तरह इसका मसला हल हो गया। और अगर आप चाहें तो ऐसी ही सोच आप दूसरे कार्बन के लिए भी ला सकते हैं कि ये जो कार्बन है इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है और बराबर में एक कार्बन है। तो ये भी यही कहेगा कि मेरे साथ 4 एटम्स जुड़े हुए हैं। तो अब 4 एटम अगर हर सेंट्रल एटम के साथ जुड़े हुए हैं, इसका मतलब वो 4 तरफ से सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। और सूरत हाल ये है कि 3 ऑर्बिटल्स हाइड्रोजन के साथ हैं हर कार्बन के और चौथा अपने बराबर वाले कार्बन के साथ है। तो चूँकि इसका कोई ऑर्बिटल खाली नहीं है, इसमें चारों ऑर्बिटल 4 अलग अलग एटम्स के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, यानी इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, वो वैसे भी नज़र आ रहा है आपको। तो इसलिए इसमें सारे ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेंगे। तो सिंस ऑल ऑर्बिटल्स are involved in hybridization, therefore nature of hybridization is sp3 और इस sp3 में चारों बॉन्ड पेयर हैं, यानी यहाँ कोई लोन पेयर नहीं है, किसी ऑर्बिटल में पहले से लोन पेयर नहीं था। इसलिए आप ये बात भी यहाँ लिख सकते हैं कि ऑल 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स sp3 दे आर इंगेज इन 4 बॉन्ड्स सिग्मा बॉन्ड्स एंड देयर इज़ नो लोन पेयर। तो कौन सा केस आएगा? जो मीथेन में था, यानी शेप हो गया टेट्राहीड्रल और एंगल हो गया 109.5 डिग्री। तो अब जो शक्ल हमने मीथेन में बनाई थी थोड़ी अप्रॉक्सीमेट किस्म की, क्योंकि 3 डायमेंशनल टेट्राहीड्रल शेप एग्जैक्टली प्लेन पे नहीं बनाया जा सकता, उसी को हम यहाँ इस तरह से दोहराएंगे कि अब आपके पास एक नहीं 2 कार्बन है और वो दोनों के दोनों टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर बनाएंगे अपनी अपनी जगह पर। तो अब आप बस इतना सा ख्याल करेंगे कि 2 कार्बन बनाइए, एक कार्बन का टेट्राहीड्रल शेप, अब इसके बराबर में दूसरे कार्बन का टेट्राहीड्रल शेप, और दोनों को चूँकि आपस में भी जोड़ना है इसलिए उसका भी ख्याल रखेंगे। तो ये दूसरे का, और दोनों में आपने देखा मैंने एक ऑर्बिटल ऐसे बनाया है जो पीछे छुपा हुआ है, यानी वो बैक साइड पर है तो उसका आधा हिस्सा तो हमें नज़र ही नहीं आ रहा है। तो अब दोनों कार्बन्स के साथ 3-3 हाइड्रोजन्स लगेंगे, ये इसके साथ, ये जो पीछे की तरफ है ये इधर आ गया, ये इसके 3 हाइड्रोजन, ये इसके 3 हाइड्रोजन, इसमें भी एक ये पीछे की तरफ है और ये आगे की तरफ है। सो अब हमें ये भी अंदाज़ा है कि इसमें जहाँ 2 कार्बन आपस में मिल रहे हैं वहाँ दोनों के sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, तो इस ओवरलैपिंग को sp3 ओवरलैपिंग कहा जाएगा। और जहाँ हाइड्रोजन और कार्बन मिल रहे हैं वहाँ कार्बन का sp3 और हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है, तो उसका नाम sp3 रखेंगे। और ये बात हमें पता है कि अगर हम इसमें पहले sp3 और बाद में s लिख दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो लेबलिंग में sp3 s लिख दिया जाए या sp3 लिख दिया जाए, एक ही बात है। तो अब अगर मैं इस तस्वीर की डिस्क्रिप्शन दूं, ये जहन में रहे, सारे एंगल्स नहीं शो कर रहा लेकिन ये एक आधा दिखा दें, यहाँ पर ये 109.5 डिग्री है। तो अब मैं यहाँ पर इस तस्वीर के बारे में 2 फीचर्स लिखूँगा। पहली 1
कार्बन कार्बन सिग्मा bond is formed in ethane due to sp3 overlapping और 3CH sigma bonds are formed by each carbon due to sp3s overlapping. इस तरह ये हो गया ईथेन का स्ट्रक्चर, जिस पर अगर आप गौर करें तो आपको अंदाज़ा होगा ये मीथेन का बड़ा भाई है। मीथेन बिल्कुल इसी शेप के साथ एक कार्बन वाला कंपाउंड था और ये बिल्कुल उसी शेप के साथ दो कार्बन वाला कंपाउंड है, यानी नथिंग स्पेशल। हमने एग्जैक्टली sp3 हाइब्रिडाइजेशन विद 4 बॉन्ड पेयर टेट्राहीड्रल शेप 109.5 डिग्री एंगल वाले केस को एक और एग्जाम्पल के साथ रिपीट किया। असल में इस पूरी एग्जाम्पल का मकसद ये था कि आपको इस बात से आगाही दें कि इफ़ देयर इज़ अ कंपाउंड विद 2 सेंट्रल एटम्स तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी शक्ल थोड़ी बड़ी हो जाएगी, उसमें 2 सेंटर शो करने पड़ेंगे, बट एज अ होल इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो अब चूंकि अगली दोनों एग्जाम्पल में भी 2 सेंट्रल एटम होंगे तो कम से कम 2 सेंट्रल एटम का खौफ हमें नहीं रहेगा। अब हम आखिरी बात करना चाहते हैं, क्योंकि अपनी सारी गुफ्तगू में हमने ख़ास तौर पर आपसे कहा था कि देखिए आप जिस भी मॉलिक्यूल का शेप समझाएंगे उसके सेंट्रल एटम की कॉन्फ़िगरेशन लिखकर उसके लास्ट ऑर्बिट के ऑर्बिटल्स देखेंगे। और ये भी पहले ही बता दिया हमारे सिलेबस में सिर्फ S और P हैं, तो आपको जो भी सेंट्रल एटम मिलेगा उसके लास्ट ऑर्बिट में एक S और 3 P ऑर्बिटल होंगे, यानी टोटल 4 ऑर्बिटल होंगे। आपको बस ये फैसला करना होगा इनमें से कौन कैसी हाइब्रिडाइजेशन करेगा, और उसके लिए आपको निशानी ये बताई गई थी कि आप हर हाल में सारे ऑर्बिटल्स गिनेंगे सिवाय उस ऑर्बिटल के जो खाली हो और जो पाई बॉन्ड बना रहा हो। तो इत्तेफाक से अब तक जो 6 एग्जाम्पल्स हमने की हैं उनमें ऐसा तो हुआ है कि हमें एक दफ़ा खाली ऑर्बिटल से पाला पड़ा है और इस वजह से हमने उसे कंसीडर नहीं किया, लेकिन अभी तक ऐसा सिचुएशन नहीं आई जहां कोई पाई बॉन्ड होने की वजह से अनहाइब्रिडाइज्ड हुआ हो। तो अभी जो आखिरी 2 एग्जाम्पल हैं ये असल में पाई बॉन्ड वाले केसेस हैं, ताकि ये वाला भी सबक आप सीख जाएं और फिर उसके बाद हमारे पास और कुछ नहीं रहेगा। सो आवर 7th एग्जाम्पल एंड फॉर सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर इज़ शेप ऑफ ईथीन। अब जैसे देख रहे हैं नाम में सिर्फ एक लेटर का फ़र्क है, पिछला वाला ईथेन था उसमें ETHANE था, इसमें ENE है, और इसको हम इथाइलिन भी कहते हैं। ये दोनों इसी के नाम हैं और इसका फॉर्मूला है C2H4। पिछला वाला था C2H6, तो इसमें 2 हाइड्रोजन जैसा कि आपको नज़र आ रहा है हमने कम कर दिए हैं। तो अब इधर काम शुरू करते हैं, फॉर्मूले का डिफरेंस जहन में रखते हैं, लेकिन जो हमारा तरीक़ाकार है वो एग्जैक्टली वही है जो पीछे भी कर चुके हैं, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से बात शुरू करते हैं। तो इस कंपाउंड का फॉर्मूला है C2H4 और इसका सेंट्रल एटम है कार्बन, और फिर यहाँ भी वही बात लिखी जाएगी कि शेप ऑफ ईथीन कैन बी एक्सप्लेन्ड in terms of hybridization in carbon. So अब वही कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, फिर उसी तरह कॉन्फ़िगरेशन, वही कार्बन है ना भाई, वही कॉन्फ़िगरेशन होगी, वही एक्साइटेड कॉन्फ़िगरेशन होगी, सारी चीज़ें वही होंगी जो अभी पीछे की हैं आपने। उसी तरह आप लिखेंगे 1s2 2s2 2p2, और उसी तरह आप मेंशन करेंगे ये मेरा लास्ट ऑर्बिट है और इसमें s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं,
और P जिसके अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं उसमें फ़िलहाल 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और इसे हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट। फिर एक्साइटेड स्टेट में जैसा कि हमने हमेशा से कहा आपको, चूँकि P में एक ऑर्बिटल खाली है इसलिए S का ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। और हम एक्साइटेड कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? हम एक्साइटेड कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखेंगे कि ये हो जाएगी 1s2 2s1 2p3। कई दफ़ा कर चुके, इसलिए अब मुझे ज़रा भी परेशानी आपको भी नहीं होनी चाहिए और मुझे भी नहीं। S में एक इलेक्ट्रॉन और P के 3 का मतलब है तीनों px py pz तीनों में एक एक, और इसको हम कहते हैं एक्साइटेड। और इसी की मदद से हम अपनी हाइब्रिडाइजेशन तक पहुँचते हैं। तो अब ये नज़र आ रहा है कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में कोई ऑर्बिटल खाली नहीं है, सब के सब हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेंगे। बस हमने कहा होल्ड ऑन, अगर इसमें पाई बॉन्ड ना हुआ। तो अब की दफ़ा हमारा फॉर्मूला क्या है? C2H4। 2 हाइड्रोजन कम हो गए ना, तो अगर 2 कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन हैं और दूसरे कार्बन के साथ भी 2 हैं, और फिर ये दोनों कार्बन आपस में भी जुड़े हुए हैं, सही है ना? तभी तो ये पूरा एक मॉलिक्यूल है। तो अब मुझे बताइए, गिनिए बल्कि, कि इस कार्बन के साथ टोटल कितने एटम लगे हुए हैं? इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और एक बराबर में कार्बन, तो ये तो 3 हुए। ज़रा याद कीजिएगा, आपको फ़र्क नज़र आएगा। यहाँ क्या हिसाब था? हर कार्बन के साथ 3-3 हाइड्रोजन थे और चौथा उसका अपना बराबर वाला कार्बन था। इस तरह ये कार्बन तो अपने 4 पार्टनर पूरा कर रहा था, इसके 4 सिग्मा बॉन्ड थे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन थी। लेकिन अब खुद सोचिए, जब C2 के साथ अब 6 की जगह 4 कार्बन होंगे तो बात वो तो नहीं रहेगी। अब कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है और एक बराबर वाला कार्बन, टोटल कितने एटम इस कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं? 1 2 और 3। इसी तरह अगर दूसरे कार्बन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो वो कहेगा मेरे साथ एक हाइड्रोजन है, ये दूसरा हाइड्रोजन है और ये बराबर वाला कार्बन है, तो इस कार्बन के साथ 1 2 3। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन की तो वैलेंसी 4 है। और ये कैसे पूरी होगी? ये ऐसे पूरी होगी कि दोनों कार्बन्स आपस में हर हाल में डबल बॉन्ड बनाएंगे। इसका मतलब है C2H4 के फॉर्मूले का सिर्फ एक ही सलूशन है कि 2 कार्बन आपस में डबल बॉन्ड बनाएं और फिर मज़ीद 2 बॉन्ड अपने 2 हाइड्रोजन के साथ बनाएं। इस तरह कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी हो रही है। और आप सबको पता है जब डबल बॉन्ड होता है तो उसमें एक सिग्मा होता है और एक पाई। इसका मतलब ये दोनों कार्बन एक एक पाई बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व है। इसका मतलब इनका एक ऑर्बिटल, दोनों कार्बन्स का एक ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बना रहा है, और जो पाई बॉन्ड बना रहा है वो हाइब्रिडाइजेशन नहीं करेगा। इसका मतलब सीधा सा मैं यूँ शो करूँगा कि इस कार्बन के इस ऑर्बिटल के साथ एक हाइड्रोजन, इसके साथ एक हाइड्रोजन, और फिर ये बाकी के दोनों ऑर्बिटल मिलकर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहे हैं दूसरे कार्बन के साथ, जिसमें से एक बॉन्ड सिग्मा है और एक बॉन्ड पाई है। तो अब इस बिना पर मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पर सिंस 1p orbital of each carbon in ethene is involved in pi bonding, it will remain unhybridized। अब ये सब जो मैंने साइट पे किया ये सब आपको समझाने के लिए किया, तो जब आप पेपर में लिख रहे होंगे तो ये आपका रफ वर्क होगा, इसे शो करने की ज़रूरत नहीं, इसलिए मैंने यहाँ से मिटा दिया। ये रीज़न लिखा कि अब चूँकि पता लग गया है कि एक p ऑर्बिटल दोनों कार्बन्स का पाई बॉन्ड बना रहा है, इसलिए वो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो जब एक p इन्वॉल्व नहीं होगा तो बाकी बचे 2p और एक s। तो इस हिसाब से इस किस्म की हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गई? देयरफॉर नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन शुड बी sp2, और ऐसी सूरत में शेप होता है प्लेनर, ट्राइगोनल, और एंगल होता है 120। और इसे बनाना मैंने इसको भी कहा था मुमकिन है, बिकॉज ये पंखे के 3 परों की तरह। अलबत्ता बस ये है कि अब ये 2 कार्बन्स हैं, तो आप 2 कार्बन ऐसे बनाइए जैसे वो पंखे के 3 पर अपने आसपास लिए हुए हैं। ये एक कार्बन हुआ, ये दूसरा कार्बन हुआ। अब इन 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में से एक उन्होंने आपस में जोड़ा हुआ है
और बाकी के 2 के साथ उन्होंने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया। याद रहे अभी इस शक्ल में जो ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बना रहा है और अनहाइब्रिडाइज्ड है वो नहीं शो किया गया। अभी सिर्फ मैंने उन ऑर्बिटल्स को शो किया है जो हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं और वो 3 हैं। तो दोनों कार्बन्स के 3-3 ऑर्बिटल हैं, 3 में से एक दोनों ने आपस में जोड़ा हुआ है और बाकी के दोनों हाइड्रोजन्स को दिए हुए हैं। तो जो ऑर्बिटल उन्होंने आपस में जोड़ा हुआ है उसकी ओवरलैपिंग हो गई sp2 sp2। जो उन्होंने हाइड्रोजन से जोड़ा हुआ है उसकी ओवरलैपिंग हो गई sp2s या ssp2। दोनों में जिसको पहले लिख दें इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और ये भी हमें पता है दीज एंगल्स आर 120। अच्छा, अब सारी बात ये हो गई कि वेयर इज़ दी पाई बॉन्ड। ठीक है, ये जो प्लेनर ट्राइगोनल ज्योमेट्री है इसकी 2 फीचर्स अगर मैं पहले लिख दूं तो फिर इकट्ठे पाई बॉन्ड पर बात कर लें। और वो क्या है, 1 कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड is formed in ethene due to sp2 sp2 overlapping। and 2 carbon hydrogen sigma bond are formed by each carbon due to sp2s overlapping। अब सवाल ये पैदा हुआ वेयर इज द पाई बॉन्ड। तो अब आप से कई दफ़ा पाई बॉन्ड की बात हुई, अब समझ लीजिए कि हमारी शायद बात का फाइनल क्लाइमैक्स आ गया है। बहुत सारी बातें एक साथ अगर आप चाहें तो यहाँ एक्सप्लेन हो जाएंगी। पहली बात, हाइब्रिडाइजेशन क्यों होती है? तो हमने आपसे कहा था ये होती है इस वजह से या उन ऑर्बिटल्स या इलेक्ट्रॉन्स की में होती है जो बॉन्डिंग करते वक्त एक दूसरे के आमने सामने आकर एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्जन का नतीजा है कि उन्हें अपने शेप्स को चेंज करना पड़ता है, अपने ऑर्बिटल्स के शेप्स को चेंज करना पड़ता है। अब अगर कोई ऑर्बिटल खाली है, इसका मतलब है वहाँ कुछ है ही नहीं, तो खाली जगह को कौन रिपेल करेगा या खाली जगह किससे रिपेल होगी? तो इसका मतलब है खाली ऑर्बिटल्स के हाइब्रिडाइज होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो समझ में आती है बात। और अब हमने आपसे कहा था पाई ऑर्बिटल्स भी हाइब्रिडाइज नहीं होते, यानी वो ऑर्बिटल जो पाई बॉन्ड बनाते हैं। क्यों? क्योंकि पाई ऑर्बिटल्स में ऑर्बिटल्स हेड टू हेड ओवरलैप नहीं होते जैसे कि सिग्मा बॉन्ड में होते हैं। जैसे इस वक्त आपको नज़र आ रहा है कि एस के जो 2 ऑर्बिटल हैं उनकी लूप्स एक दूसरे में ओवरलैप हुई हैं। तो सिग्मा बॉन्ड में तो ऐसा होता है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो रिपेल करेंगे। लेकिन पाई बॉन्ड उन 2 ऑर्बिटल्स के दरमियान बनते हैं जो एक दूसरे से पैरेलल होते हैं, वो कभी भी एक दूसरे से टकराते नहीं हैं और बहुत ही इनफेक्टिवली उनकी साइड में लूप्स थोड़ी सी टच करती हैं। तो चूंकि वो एक दूसरे से पैरेलल होते हैं और उस मॉलिक्यूल के प्लेन पर ही नहीं होते जिस मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग हो रही है, तो कोई उन्हें रिपेल नहीं करता, इसलिए वो जैसे थे एज इट इज़ वैसे ही रहते हैं। इसका सबूत क्या है? इस वक्त ये जो शक्ल आपको नज़र आ रही है ये XY प्लेन है, यानी अगर आप समझें तो आपकी स्क्रीन में इस साइड पर X एक्सिस है और ऊपर Y एक्सिस है और ये पूरा उसी शेप में बना हुआ है। जबकि Z एक्सिस कहाँ होगा? तस्वीर बनाते वक्त तो ऐसे बना देते हैं, लेकिन हकीकत में इसकी इमेजिनेशन है कि वो आपकी तरफ ऊपर की तरफ आ रहा है। यानी अगर आप अपनी स्क्रीन को देखें तो एक ऐसी लाइन ड्रॉ करें, पेंसिल अपनी स्क्रीन पर खड़ी कर दें, आपके मुंह की तरफ आ रही है, ये Z एक्सिस है, या आपके स्क्रीन के पीछे जा रही है, वो Z एक्सिस है। तो इस मॉलिक्यूल में इस वक्त जो ऑर्बिटल बने हैं वो PX और PY ने बनाए हैं, PZ ने नहीं बनाए। PZ कहाँ है? PZ इन दोनों कार्बन से आप इमेजिन करें आपके मुंह की तरफ आ रहा है, यानी हवा में। अच्छी बात है, मैं वो नहीं बना सकता। तो अब ये बताना है कि वो जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है वो इस प्लेन पर ही नहीं है जिस प्लेन पर ये मॉलिक्यूल है, बल्कि वो इस प्लेन से परपेंडिकुलर है। दैट इज़ वाई उसे किसी ने रिपेल नहीं किया और उसे अपने शेप चेंज नहीं किया। लेकिन अब मैं कैसे इस तस्वीर में परपेंडिकुलर शो करूँ? मैं हवा में तो कोई चीज़ नहीं बना सकता। तो इसका तरीका ये बनाया जाता है कि हम इसी प्लेन पर उस PZ ऑर्बिटल को भी शो करेंगे, लेकिन ये दिखाने की खातिर कि वो इनसे डिफरेंट है,
वो कोई दूसरी चीज़ है, दूसरे प्लेन पर है, तो हम ये करते हैं कि जब आप भी कॉपी पे बनाएं तो या तो उस ऑर्बिटल को शेड कर दें या उसका कलर डिफरेंट कर दें, उसे किसी और मार्कर या पेंसिल से बना दें। वही काम मैं दोनों काम यहाँ कर देता हूँ, मैं शेड भी कर दूँगा और कलर भी चेंज कर दूँगा। तो अब वो जो pz ऑर्बिटल है वो pz ऑर्बिटल यूँ है। तो पहली बात वो अनहाइब्रिडाइज्ड है, तो जो एक्चुअल p ऑर्बिटल का शेप होता है वो उसी में है। p ऑर्बिटल के शेप में 2 लूप्स होती हैं इक्वल, तो ये मैंने 2 इक्वल लूप्स बना दी, इधर भी और इधर भी, और ये दोनों हैं माशाल्लाह से हमारे अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल जो एक दूसरे से पैरेलल हैं। अच्छा, अब ये भी जहन में रहे कि एक तो ये आपस में पैरेलल हैं और दूसरा ये है कि फ़िलहाल इनकी साइड्स भी टच नहीं हो रही। ये सिर्फ इसलिए कि हमने तस्वीर इतनी खुली बनाई है कि हर चीज़ सामने नजर आए, क्योंकि अगर इन्हें इतना करीब बना देंगे तो सब घिस-पिच हो जाएगा। तो वो इमेजिन कर लीजिए कि ये कोना और ये कोना एक दूसरे से टच हो रहा है और नीचे भी ये कोना और ये कोना एक दूसरे से टच हो रहा है। तो अब इसे शेड भी कर देता हूँ ताकि ये नज़र आए कि ये बहुत ही डिफरेंट चीज़ है इस डायग्राम की। आपको ये तसव्वुर करना है अगर कर सकें कि जो ऊपर वाली लूप है दिस वन, ये समझिए आपके मुंह की तरफ आ रही है, और जो नीचे वाली लूप है ये हमारे स्क्रीन के बैक साइड पे जा रही है। तो ये इस तरह से परपेंडिकुलर है। और अब एक इलेक्ट्रॉन इस वाले p ऑर्बिटल में, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले p ऑर्बिटल में, तो जब इनकी लूप्स ऊपर और नीचे 2 जगह से टच करेंगी तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ घूमेगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ घूमेगा। ये आपको फ़िलहाल तस्वीर में लग रहा है कि एक ऊपर है और एक नीचे है, लेकिन हकीकत में इमेजिनेशन ये रखिएगा कि ये वाला आगे है और ये वाला पीछे है। सो ये एक पाई इलेक्ट्रॉन हमारे आगे इस शक्ल के आगे आ रहा है और ये इस शक्ल के पीछे जा रहा है। सो दिस इज़ हाउ द पाई बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड इन दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। ठीक हो गई बात। तो इस आखिरी बात को हम आखिरी पॉइंट की सूरत में यूँ लिखेंगे कि 1 कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड is formed due to sideways overlapping of unhybridized p orbitals from both carbon which are mutually parallel but perpendicular to the plane of molecule। तो अब ये सबसे अहम चीज़ हमारी हो गई जिसमें हमने पाई बॉन्ड का डिस्कशन कर दिया, क्योंकि अब जो अगली एग्जांपल है वो समझे इसी का रिप्लिकेशन है, उसमें एक की जगह 2 पाई बॉन्ड आ जाएंगे, बस इसके अलावा और कोई नई बात नहीं होगी। तो ये अब आखिरी चीज़ हमारे इस आखिरी एग्जांपल हमारी इस शेप्स वाले टॉपिक की। अब ये आखिरी एग्जांपल है शेप ऑफ ईथाइन। तो पहला वाला था ईथेन, दूसरा वाला था ईथीन, और अब ये तीसरा वाला है ईथाइन, और इसी को दूसरा नाम है एसीटाइलिन। इसको हम एसीटाइलिन भी कहते हैं, और ये इसका फॉर्मूला है C2H2। तो अब आपको खुद अंदाज़ा हो रहा है, पहला वाला C2H6 था ईथेन, फिर ईथीन C2H4 हुआ, 2 हाइड्रोजन कम हो गए और इसमें 2 और कम हो गए, ये C2H2 हो गया। हमारा काम करने का तरीका वही होगा। हम सबसे पहले बताएंगे कि इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H2 सेंट्रल एटम। अब यहाँ कार्बन के भी 2 एटम हैं, हाइड्रोजन के भी 2 एटम हैं, लेकिन लॉजिक क्या चलेगी कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और हाइड्रोजन की 1, तो जिसकी वैलेंसी ज़्यादा होती है उसका एटम सेंट्रल एटम होता है। तो शेप ऑफ ethine can be explained in terms of hybridization in
कार्बन, और फिर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, और हमें याद है कि इसे हम लास्ट ऑर्बिट मानते हैं जिसमें s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और p के px और py में एक एक इलेक्ट्रॉन है। मगर ये हिस्सा, ये कॉन्फ़िगरेशन है ग्राउंड स्टेट, और हमें एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन देखनी है जिसमें हम s से एक इलेक्ट्रॉन p में शिफ्ट करेंगे, और अब ये 1s2 2s1 2p3 हो जाएगा। s में अब एक इलेक्ट्रॉन रह गया और तीनों p ऑर्बिटल px py pz में भी एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब ये काम हम कोई चौथी दफ़ा दिखा रहे हैं कार्बन के रेस्पेक्ट से, तो इसका मतलब जब भी कार्बन सेंट्रल एटम होगा उसकी ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट तो यही होनी है। हर दफ़ा हम इसी नतीजे पे पहुंचेंगे कि उसके लास्ट ऑर्बिट में जो चारों ऑर्बिटल हैं सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, कोई ऑर्बिटल खाली नहीं है। झगड़ा सिर्फ इस बात का होगा कि क्या कार्बन ने पाई बॉन्ड बनाया है या नहीं। ईथेन में कार्बन के साथ, 2 कार्बन के साथ टोटल 6 हाइड्रोजन लगे हुए थे, उसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं था, वहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुई। ईथीन में 2 कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन लगे हुए थे, वहाँ एक पाई बॉन्ड था, इसलिए वहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुई। अब आप खुद सोचिए, यहाँ 2 कार्बन के साथ सिर्फ 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, यानी अब अगर आप उसी अंदाज से अपने दिमाग को चलाएंगे तो आप कहेंगे 2 कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन का मतलब है 1 कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन। तो अब कार्बन की तो वैलेंसी 4 है, उसे तो 4 बॉन्ड बनाने हैं, वो एक एक बॉन्ड बनाकर कैसे रहेगा। सिर्फ एक ही तरीका है कि वो आपस में 3 बॉन्ड बनाए, ट्रिपल बॉन्ड। देयर शुड बी अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन्स सो दैट ईच कार्बन नाउ इंगेज विथ 4 बॉन्ड्स। और अब नज़र आ रहा है, बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है और एक इसके बराबर में कार्बन, सिर्फ 2 एटम लगे हुए हैं। इसका मतलब है इसमें सिर्फ 2 सिग्मा बॉन्ड है और बाकी दोनों पाई बॉन्ड हैं। वो वैसे भी नज़र आ रहा है, जब 2 कार्बन्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसमें से एक सिग्मा होता है, बाकी के दोनों बॉन्ड्स पाए होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अब दोनों कार्बन्स के साथ ऐसा ही है। अब दूसरे कार्बन के हिसाब से सोचें तो भी यही होगा, वो कहेगा मेरे एक तरफ हाइड्रोजन है और एक तरफ कार्बन है। तो अब दोनों कार्बन्स आपस में ट्रिपल बॉन्ड बनाने की वजह से 2-2 पाई बॉन्ड बना रहे हैं। इसका मतलब उनके 2 ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाएंगे, वो हाइब्रिडाइजेशन नहीं करेंगे। एक s और एक p हाइब्रिडाइजेशन करेंगे जो सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp। इसका मतलब ईथेन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ईथीन में sp2 और अब ईथाइन में सिर्फ sp। हम ये बात यहाँ यूँ शो कर सकते हैं कि इसके साथ एक हाइड्रोजन लगा और इसके बाद इन तीनों ऑर्बिटल्स के साथ एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है जो एक तरफ से सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और बाकी दोनों से पाई बॉन्ड बना रहा है। तो अब मैं यहाँ ये बात लिख सकता हूँ कि सिंस 2p orbitals of each carbon of ethine are involved in pi bonding, they will remain unhybridized. So therefore the nature of hybridization is sp। शेप बनेगा लीनियर और एंगल हो जाएगा 180। जब हम इसकी ड्राइंग करेंगे तो बहुत आसान होगी कि एक कार्बन है, उसने अपने लीनियर शेप के लिए 2 ऑर्बिटल्स बनाए, दूसरे कार्बन ने भी ऐसे बनाए, दोनों का एक एक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप हो रहा है और दूसरा हाइड्रोजन के साथ, तो इनका स्ट्रेट लीनियर स्ट्रक्चर बन गया। जहाँ दोनों कार्बन आपस में ओवरलैप हो रहे हैं वो ओवरलैपिंग sp-sp है, और जहाँ वो हाइड्रोजन से हो रहे हैं वो sp-s या ssp है।
तो हम इसके बारे में ऐसे लिख सकते हैं कि 1cc sigma bond is formed in ethine due to sp overlapping और फिर 1CH sigma bond is formed by each carbon due to sps overlapping। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इसमें हमें वो दो पाई बॉन्ड दिखाने हैं भाई। ये तो आपने वो दो ऑर्बिटल दिखा दिए जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन की थी। जो अनहाइब्रिडाइज्ड हैं बिल्कुल उसी तरह से इथीन में कहा है कि वो इस मॉलिक्यूल से परपेंडिकुलर होंगे। ये एक्स एक्सिस पर है, तो जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं वो पी वाई हैं और पी जेड है। एक वाई एक्सिस पर है, एक जेड एक्सिस पर है। तो अब हम उन्हें इसी तरह अलग मार्कर से और शेड करके दिखा दें ताकि हमें लगे कि वो इस डायग्राम से डिफरेंट है। तो ये पी वाई तो खैर इसी अंदाज से है जैसे दिखा रहे हैं। वाई एक्सिस तो मैं बड़े मज़े से बना सकता हूँ। तो ये पी वाई इसका भी और पी वाई दूसरे कार्बन का भी अनहाइब्रिडाइज्ड है, इसलिए हम इन्हें ऐसे शेड कर देते हैं ताकि लगे कि जो अनशेडेड है वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं और जो शेडेड है वो अनहाइब्रिडाइज्ड। जो अनशेडेड है वो हाइब्रिडाइज्ड और जो शेडेड है वो अनहाइब्रिडाइज्ड। ऐसा हो गया ऐसा। अच्छा, अब जो जेड एक्सिस है वो आगे और पीछे बनाना है, जैसी बात है। तो उसके लिए फिर हम ऐसी शक्ल बना देते हैं, थोड़ा थोड़ा लगे कि ये आगे और पीछे जैसे बन रहा है। और उनका भी शेड कर दिया ताकि पता चले कि दे आर ऑल्सो अनहाइब्रिडाइज्ड। अच्छा, अब ये तस्वीर में थोड़े दूर दूर है लेकिन इन एक्चुअल ऐसा हिसाब है कि पी वाई की पी वाई से और पी जेड की पी जेड से साइड्स थोड़ी थोड़ी सी टच कर रही हैं। तो एक कार्बन का पी वाई जो है दूसरे कार्बन के पी वाई के साथ साइड वाइज टच करके एक पाई इलेक्ट्रॉन ऊपर और एक पाई इलेक्ट्रॉन नीचे, ये ऊपर और नीचे पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। जबकि जेड और जेड जो पीछे और आगे हैं तो ये पीछे वाली लूप्स एक दूसरे से टच कर रही हैं और ये एक और ये आगे वाली लूप्स एक दूसरे से टच कर रही हैं और ये इस तरह इस मॉलिक्यूल में आपकी इमेजिनेशन ये हो कि बीच में काले रंग का मेन मॉलिक्यूल है, उसके ऊपर एक पाई इलेक्ट्रॉन, उसके नीचे एक पाई इलेक्ट्रॉन, उसके आगे एक पाई इलेक्ट्रॉन, उसके एक पीछे पाई इलेक्ट्रॉन। तो वो चारों तरफ से पाई इलेक्ट्रॉन्स में रैप हुआ है। सो दिस वन इज़ पी वाई एंड पी वाई एंड दिस वन इज़ पी जेड एंड पी जेड। तो अब इस आखिरी वाली बात को भी हम यहाँ लिख लें कि 2 carbon-carbon pi bonds are formed by sideways overlapping of unhybridized orbitals of both carbon atoms which are mutually parallel but perpendicular to the plane of molecules। तो इस तरह अब हमने तीनों मॉलिक्यूल्स स्पेशल हमने यहाँ डिस्कस किया जिसमें पाई बॉन्ड मौजूद था। तो सारी बात ये है कि मैंने कोशिश ये की कि ये समझाकर और लॉजिक बताई जाए कि हम फॉर्मूले को देखकर भी हिसाब लगा सकते हैं कि किस में पाई बॉन्ड है।
लेकिन जाहिर सी बात है जब हमें सिर्फ इन 8 शेप्स के अलावा बाकियों की तरफ नहीं देखना तो दी शॉर्टकट इज़ दिस कि अब हमें ये सारे 8 एहतियातन याद भी हो जाएं तो कोई हर्ज नहीं है। तो अब हमें याद हो कि इस मॉलिक्यूल का शेप क्या है और फिर दिस शुड बी दी वे ऑफ एक्सप्लेनेशन इन एग्ज़ाम। तो अब कहानी बड़ी आसान सी हो गई है। ईथेन में सारे सिग्मा बॉन्ड हैं, वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन करता है। ईथीन में एक पाई बॉन्ड है तो वो sp2 करता है, और इथाइन में 2 पाई बॉन्ड हैं तो वो sp हाइब्रिडाइजेशन करता है। ये टोटल 8 शेप्स हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल से हो गए। आप किसी भी साल का पेपर उठाकर देख लेंगे, आपको एक 4 मार्क्स का सवाल इसका लाजमन मिलता है, और अमूमन वो कोई से भी 2 मॉलिक्यूल इन 8 में से लिखते हैं और कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल की मदद से या हाइब्रिडाइजेशन की मदद से इनके शेप को एक्सप्लेन कीजिए। और आप डिट्टो उसी अंदाज से एक्सप्लेन कर सकते हैं जैसे हमने इन 2 वीडियोस में आपको दिखाएं। सो दे आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कंपलसरी क्वेश्चन ऑफ द एग्ज़ाम, तो इसकी तैयारी कीजिए। अब इस चैप्टर में हमें शायद 1 या 2 और लेक्चर्स देने पड़े, और उसका ताल्लुक किससे होगा? आपने देखा था वो जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कहा था कि 2 मॉडल हैं, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल है और एक वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन मॉडल है। अब उस मॉडल पर बात करेंगे, लेकिन चूँकि उसमें एक आसानी ये है कि जो कुछ हमने हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा है उसमें वो ऑटोमेटिकली कवर हो रहा है, इसलिए वो बेहद आसान हो जाता है। लेकिन बहरहाल आता वो भी इम्तिहान में है, तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम उसको कवर कर लेंगे। थैंक यू।